मेहनत तो हर एक फील्ड में करनी पड़ेगी मेरे दोस्त। मेहनत तो हर एक फील्ड में करनी पड़ेगी मेरे दोस्त, क्योंकि पड़े रहने से तो लोहे में भी जंग लग जाती है। मैं BWC वाला और आप देख रहे हैं BWC वाला ऑफिशियल। आज हम बात करेंगे कैनाल सिस्टम के बारे में और बेहतरीन तरीके से हिंदी में समझेंगे कि कैनाल सिस्टम क्या होता है, कितने प्रकार के कैनाल सिस्टम पाए जाते हैं, इसके बारे में हम समझेंगे। और पढ़ रहे हैं हम फाइलम पोरीफेरा। इसका आज अंतिम और लास्ट लेक्चर है। हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट कर लिया है इसकी बॉडी वॉल ऑर्गेनाइजेशन, जो भी इसके अंदर हमको पढ़ना था वो पिछले वीडियो में हम कर चुके हैं। आज ये हमारा 4th लेक्चर है और इसी में हम इसको करेंगे आज अंत, यानी इसकी द एंड। आज मैं आपसे छोटी सी बात करना चाहता हूं ये कि इस लेक्चर के अंदर जो भी जितना भी पढ़ा है वो इम्पॉर्टेंट है। क्लास 11th और क्लास 12th और प्लस नीट के लिए भी बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। आपको शायद पता नहीं होगा, हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया है कि इससे कम इस कोऑर्डिनेट से, जितने कोऑर्डिनेट्स हैं, जो ये फाइलम मान लें या संघ मान लें, ऑर्गेनाइजेशन मान लें, इसके अंदर लगभग इसके अंदर से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी हाई वेटेज वाला ये चैप्टर है कोऑर्डिनेट्स। इसके अंदर से बहुत सारे क्वेश्चन नीट में पूछे गए हैं और क्लास 11th में तो ये कंप्लीट पूरी तरीके से हर एक फाइलम से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे कैनाल सिस्टम के बारे में। आप तैयार हैं? बेदार हो जाएं नींद से, और आंखों पे अगर नींद आ रही है तो थोड़ा सा जो है चाय पी लें और चाय पीने के बाद फिर से तैयार हो जाएं। मैं आपके सामने आ चुका हूं और ठंड बहुत है। आप देख ही रहे हैं कि आपके चारों तरफ लो टेम्परेचर हो चुका है, काफ़ी ठंड बढ़ रहा है। इस ठंडी की वजह से 10 से 15 मिनट का आपको टाइम देना पड़ेगा। इससे ज़्यादा मैं आपसे बात बिल्कुल नहीं करूँगा, लेकिन ये 10 से 15 मिनट अगर एक भी मिनट मिस करते हो तो समझने में प्रॉब्लम आएगी। तो आज हम बात करते हैं कैनाल सिस्टम के बारे में। कैनाल सिस्टम, कैनाल सिस्टम कितने प्रकार का होता है, इसका डाइजेशन क्या होता है, हम पोरीफेरा फाइलम कर रहे हैं। इसके आगे जो हमारा लेक्चर होगा या हमारा फाइलम होगा उसको हम पढ़ेंगे सीलेंट्रेटा। सीलेंट्रेटा के बाद टीनोफोरा, टीनोफोरा के बाद प्लेटाहेलमिन्थेस। इस प्रकार से हम इसको डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो कैनाल सिस्टम, पहली बात ये इंपॉर्टेंट होता है, ये संघ के एनिमल के जो प्राणी होते हैं, इनका कैनाल सिस्टम जो होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। अब हम बात करेंगे कि इनके अंदर किस प्रकार से डाइजेशन होने की प्रक्रिया होती है और वाटर का फ्लो इनकी बॉडी में किस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं, लिखते हैं सबसे पहले वाटर। वाटर सबसे पहले जाएगा, यानी जल सबसे पहले पहुंचेगा ऑस्टिया के अंदर। कहाँ पहुंचेगा? ऑस्टिया के अंदर। हमने पिछले वीडियो में बात किया था कि इस जो पोरीफेरा एनिमल होते हैं इनकी बॉडी के चारों तरफ क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं और एक ऊपर छिद्र होता है जिसको हम बोलते हैं ऑस्कुलम बोलते हैं। तो उसी ऑस्टिया में क्या कर रहा है, वाटर, सबसे पहले वाटर आया और ऑस्टिया से बॉडी के अंदर पाई जाती है स्पंजोसील कैविटी पाई जाती है। इस स्पंजोसील कैविटी से होता हुआ कहां पर निकल जाएगा, ऑस्कुलम से बाहर वाटर का फ्लो निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। आपने क्या समझा? ये एक फाइलम होगा, यानी कि एक एनिमल होगा। एनिमल में उसके चारों तरफ छोटे छोटे छिद्र होंगे जिनको बोलेंगे ऑस्टिया, और इसके बीच में जो कैविटी पाई जाती है उसको बोलते हैं स्पंजोसील कैविटी पाई जाती है। और इसके ऊपर जिस जगह से वाटर का फ्लो निकलता है उसको हम बोलते हैं ऑस्कुलम। वाटर आएगा इन तीनों चीजों से होकर के, तीनों पार्ट से होकर के क्या करेगा, बाहर निकल जाएगा। ये वाटर का फ्लो होता है। इसी के अंदर 3 से 4 प्रक्रियाएं होती हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे न्यूट्रिशन और डाइजेशन, और इसके अलावा अगर हम बात करें एक्सक्रीशन की, और इसके अलावा और अगर हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट रेस्पायरेशन भी इसी के अंदर होता है, इसी वाटर के फ्लो के साथ साथ में। इसमें क्या होगा, रेस्पायरेशन होगा, डाइजेशन होगा
एक्सक्रीशन होगा, एक्सक्रीशन, और इसी में क्या होगा, न्यूट्रिशन होगा। मतलब इसके पास कोई एक सेपरेट ऑर्गन तो है नहीं जो उन ऑर्गन से, जैसे हमारे पास क्या होता है, हमारे पास माउथ है, पूरी एलिमेंट्री कैनाल है, पूरा एक डाइजेस्टिव सिस्टम है, और हमारे पास क्या है, एक्सक्रीशन के लिए हमारे पास क्या है, पूरा एक सिस्टम पाया जाता है, किडनी से लेकर के पेनिस तक हम पूरे वाटर के फ्लो को करते हैं। फिर इसके बाद रेस्पिरेशन की बात करें तो नोज से लेकर के लंग्स तक हमारी बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन होता है और गैस का एक्सचेंज होता रहता है। न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो हमारे पास भोजन पचाने के लिए, तो आप समझ ही रहे हैं कि डाइजेशन, भोजन, अब हमको तो भोजन, हम पैरासाइट होते हैं, ये भी पैरासाइट होते हैं, बट हमारे पास भोजन की व्यवस्था होती है, इनके पास भोजन की व्यवस्था नहीं होती थी। वाटर के साथ में जो भोजन आएगा, छोटे छोटे कणस, फूड पार्टिकल्स को क्या करते हैं सॉरी, ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते रहते हैं। इस प्रकार से इनका कैनाल सिस्टम कार्य करता है। कैनाल सिस्टम होता कितने प्रकार का है, तो ये 3 टाइप का कैनाल सिस्टम होता है, उसके बारे में हम यहाँ पर लिख रहे हैं 1, 2 और 3। कैनाल सिस्टम कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का होता है। एक होता है एस्कॉन टाइप, एस्कॉन टाइप, और दूसरा होता है, दूसरा एक फर्स्ट वाले की अगर हम बात करें, इसको लिख लें एस्कॉन टाइप, दूसरा अगर लिख लें हम तो इसको हम बोलेंगे साइकॉन टाइप। कौन सा टाइप होगा, साइकॉन टाइप होगा, और ये थर्ड वाला जो होगा ये ल्यूकॉन टाइप होगा, ल्यूकॉन टाइप होगा। एस्कॉन टाइप जो होता है ये बहुत सिंपल होता है, साइकॉन जो होता है स्पंज में पाया जाता है, और ल्यूकॉन जो होता है ये स्पॉन्जिला में पाया जाता है। ये 3 प्रकार का सिस्टम इसके अंदर पाया जाता है। सिंपल का मतलब ये बहुत साधारण होगा, सिंपल तरीके से, इससे आसान इनके नहीं साइकॉन होंगे, इनकी जो कैनाल सिस्टम होगा इनका वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, टफ होगा, लेकिन इसका कैसा होता है, सिंपल होता है। ये कहाँ में पाया जाएगा, स्पंज में पाया जाएगा, और ये किस में पाया जाएगा, स्पॉन्जिला में पाया जाएगा। कहाँ पाया जाएगा, ये स्पॉन्जिला में उपस्थित होता है। अब इसके अलावा हम बात करेंगे, हमने समझ लिया इसके वाटर के फ्लो को किस प्रकार से, क्या क्या एस्कॉन में, साइकॉन में, ल्यूकॉन में इनके कैनाल सिस्टम के अंदर होता है। एनसीईआरटी के हम बाहर नहीं जाएंगे क्योंकि एनसीईआरटी में इसका डिस्कस नहीं किया गया है, एस्कॉन का, साइकॉन का और ल्यूकॉन का। हम बात करेंगे सिर्फ जितना एनसीईआरटी में ही डिस्कस किया जा रहा है उतना ही हम डिस्कस करेंगे, और आगे हम डिस्कस करने की हमें जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ से आपसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, ना तो क्लास 11th में पूछे जाएंगे, ना क्लास 12th में, और ना ही नीट में क्वेश्चन भी यहाँ से नहीं आते हैं, इतना टफ तरीके से क्वेश्चन नहीं पूछते। ठीक है, अब हम इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, फिर उसके बाद में हम बात करते हैं कि डाइजेशन किस प्रकार से होता है, इनका रेस्पिरेशन किस प्रकार से होता है, एक्सक्रीशन किस प्रकार से होता है। तो इसको हम मिटाते हैं, यहाँ पर लिख लिया होगा। बोर्ड भी गंदा हो रहा है, कुछ ठंड बढ़ती जा रही है। डाइजेशन की अगर हम बात करते हैं, फर्स्ट नंबर पे हम लिखेंगे डाइजेशन। तो इनके डाइजेशन में क्या होता है, इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन होता है। कैसा होता है, इंट्रा सेलुलर होता है। ऐसा होता है, इंट्रासेलुलर होता है। अगर हम बात करते हैं इनके रेस्पिरेशन की, सेकंड नंबर की अगर हम बात करें, रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन किस प्रकार से होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस प्लाज्मा मेम्ब्रेन द्वारा। किसके द्वारा होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन द्वारा। और एक प्रक्रिया होती है जिसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन क्रिया। कौन सी क्रिया होती है, डिफ्यूजन, डिफ्यूजन क्रिया द्वारा। किसके द्वारा, डिफ्यूजन क्रिया द्वारा होता है। थर्ड नंबर की अगर हम बात करते हैं, थर्ड नंबर की, तो एक्सक्रीशन की बात करते हैं। और एक्सक्रीशन में क्या ये रिलीज करते हैं हम, और आप जो ह्यूमंस होते हैं, होमो सैपियंस, ये क्या करते हैं, यूरिया को रिलीज करते हैं, और ये क्या रिलीज करते हैं, ये अमोनिया को रिलीज करते हैं। एक्सक्रीशन, ये काहे को रिलीज करते हैं, अमोनिया को रिलीज करते हैं, ध्यान रखना है, अमोनिया को रिलीज करते हैं प्रोटोप्लाज्म के द्वारा। किसके द्वारा,
प्रोटोप्लाज्म की मेम्ब्रेन द्वारा ये अमोनिया को रिलीज करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं प्रोटोप्लाज्म मेम्ब्रेन द्वारा अमोनिया को रिलीज करते हैं। फोर्थ नंबर की अगर हम बात करते हैं तो हम इनके सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की बात करेंगे। फोर्थ नंबर पे हम लिखते हैं रिप्रोडक्शन। कितने प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है? दैट्स कॉल्ड रिप्रोडक्शन, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर की अगर हम बात करें तो किस प्रकार से रिप्रोडक्शन करते हैं? ये देखो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये समझते हैं कि ये हर्मोफ्रोडाइट होते हैं। क्या होते हैं? हर्मोफ्रोडाइट होते हैं। हर्मोफ्रोडाइट मतलब मेल और फीमेल ये अलग अलग होते हैं। ये क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। ये सिंगल एक ही में नहीं पाए जाते हैं। ये क्या होते हैं? मेल फीमेल जो होते हैं ये अलग अलग पाए जाते हैं। कितने प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है इनमें? टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट नंबर पे अगर हम बात करते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं और इसके अलावा क्या करते हैं? ये बडिंग करते हैं। क्या करते हैं? बडिंग द्वारा ही जनन करते हैं। इसके अलावा जेम्यूल्स द्वारा भी करते हैं। जेम्यूल्स द्वारा भी ये रिप्रोडक्शन करते हैं। सेक्सुअल, एसेक्सुअल, बडिंग और जेम्यूल्स और रीजनरेशन, इनकी सबसे इंपॉर्टेंट अगर प्रक्रिया है तो वो किस द्वारा करते हैं? रीजनरेशन द्वारा करते हैं। यानी कि कोई भी पार्ट इनका टूट जाता है तो तुरंत क्या कर लेते हैं? ये जनरेट कर लेते हैं। हमने बात किया था टोटिपोटेंट सेल्स होती हैं उनके द्वारा। पिछला वीडियो हमारा कल ही का है, आप जाएं तो देख सकते हैं। टोटिपोटेंट जो सेल्स होती हैं वो क्या कर लेती हैं? रीजनरेट कर लेती हैं। लास्ट पार्ट की अगर हम बात करते हैं तो डेवलपमेंट की बात करें, यहीं पर हम लिख लेते हैं। फिफ्थ नंबर की बात करते हैं, डेवलपमेंट इनका कैसे होता है? डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं तो जायगोट इनका क्या होता है? होलोब्लास्टिक होता है। जायगोट की अगर हम बात करते हैं, जायगोट होलोब्लास्टिक। जायगोट कैसा होता है? होलोब्लास्टिक। क्लीवेज द्वारा ये क्या कर लेते हैं? विभाजित हो जाते हैं। होलोब्लास्टिक क्लीवेज द्वारा विभाजित यानी डिवाइड होते हैं। ये इनका क्या होता है? डेवलपमेंट होता है। आपके सामने हमने लिख दिया है, एक बार इसको फिर से समझते हैं कि डाइजेशन क्या होता है। डाइजेशन इंट्रासेलुलर होता है। रेस्पिरेशन इनका एक्सचेंज ऑफ गैसेस किस द्वारा होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन द्वारा और डिफ्यूजन की क्रिया द्वारा होता है। एक्सक्रीशन की अगर हम बात करते हैं तो ये अमोनिया रिलीज करते हैं और ह्यूमन क्या करते हैं? यूरिया रिलीज करते हैं। और अमोनोटेलिक कुछ होते हैं जो उड़ते हैं पक्षी, वो क्या करते हैं? अमोनोटेलिक जो होते हैं वो अमोनो। और फिर उसके बाद में हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की बात करें तो क्या होती है? हर्मोफ्रोडाइट, मेल फीमेल सेपरेट होते हैं। जन्म की अगर हम बात करते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं और बडिंग, जेम्यूल्स, रीजनरेशन की प्रक्रियाएं भी ये करते हैं। डेवलपमेंट इनका अगर हम बात करें तो जायगोट और होलोब्लास्टिक टाइप का होता है। कैसा होता है? होलोब्लास्टिक क्लीवेज द्वारा ये डिवाइड कर लेते हैं अपने आप को और जन्म की प्रक्रिया पूरी कंप्लीट कर लेते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, वरना आपको हमने याद करवा दिया है। और मेहनत जरूर करते रहें। ठंड काफी है लेकिन हार नहीं माननी है कि ठंड है, कल पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे। इस वजह से धीरे धीरे आप पीछे होते चले जाएंगे और किसी न किसी कोने में कोई ना कोई बच्चा आपसे 1 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ रहा होगा। कल जब रिजल्ट आएगा तो आपको पता हो जाएगा कि कितनी मेहनत हमने की थी और सामने वाला कितनी मेहनत कर रहा था। तो ध्यान रखें, थोड़ा सा अपने जो है कपड़े मोटे पहने और मोटे पहनने के बाद पढ़ाई पे ध्यान दें, पढ़ते रहें, ठंड की तरफ ना देखें। ठंड की तरफ देखोगे तो फिर प्रॉब्लम बढ़ती चली जाएगी और फिर साल भर मेहनत किए हो, 2 महीने मेहनत तक नहीं कर पाओगे, बस आपका खेल इसी में बिगड़ जाएगा और फिर सारी जिंदगी के लिए पछताना हो जाएगा कि क्लास 10th में काश लास्ट में मेहनत कर ली होती, क्लास 12th में काश लास्ट में थोड़ी सी मेहनत कर लेते तो शायद आज इतने नंबर नहीं होते, थोड़े से अच्छे और नंबर आ जाते। इसलिए 1-1 मिनट, 1-1 घंटा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहें और आप एक इम्पॉर्टेंट बात, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा, नेक्स्ट लेक्चर रहेगा वो सिलेंट्रेटा फाइलम को हम डिस्कस करेंगे। और मैं चलता हूँ। ऑल द बेस्ट।